हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर में क्या है, कैलकुलेट द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, उसका हमको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। तो इस फॉर्मूला में सिर्फ हमको पुट करना है, उससे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, ई नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ई नॉट सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस कितना दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल इसका एनोड का, माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसको माइनस इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आएगा 1.1 वोल्ट। तो अब इस फॉर्मूला में हम ई नॉट सेल यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू यहाँ पे इस केस में एन का वैल्यू 2 होगा। तो -2 इंटू एफ का वैल्यू 96500 इंटू 1.1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ये इसको कैलकुलेट करने पे इसका वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा -2.12 किलो जूल। तो ये क्या होगा, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है। तो पहला जो इसका एडवांटेज है, ये मोर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट है। मोर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मोर एफिशिएंट है। क्योंकि जो इस और दूसरा क्या है, ये पॉल्यूशन लेस है। ये क्या है, पॉल्यूशन लेस, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, H2O निकलता है। क्वेश्चन 36 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 36 क्या है, कॉपर 1 कंपाउंड आर वाइट वेयर एज द कॉपर 2 कंपाउंड आर कलर्ड। तो कॉपर 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखें कॉपर +1 का और कॉपर 2+ का लिखें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d10 इसका कन्फिगरेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s0 3d10। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, यहाँ पे 3d9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3d9। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, उस जो भी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है, डी ट्रांजिशन कंपाउंड क्या होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये कलर्ड नहीं होता है। यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलर्ड कंपाउंड नहीं होता है। उसके बाद लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, जो क्रोमेट चेंज देयर कलर व्हेन इट केप्ट इन एसिडिक मीडियम। तो क्रोमेट को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में चेंज होता है। और इसका कलर क्या आता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट है, इसको हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्रोमेट है। तो सोडियम क्रोमेट को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, इसका कलर क्या होता है, येलो। तो ये जब इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होने पे डाइक्रोमेट में ये कन्वर्ट होता है, और इसका जो कलर आता है ये ऑरेंज कलर आता है, ऑरेंज कलर। तो सोडियम जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो डाइक्रोमेट में चेंज होता है, और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है, ये रिएक्शन लिखना होगा, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिंक, कैडमियम और Hg आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट
एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जी, या तो उसका ग्राउंड स्टेट में या फिर क्या हो एक्साइटेड कॉमन एक्साइटेड स्टेट में उसके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इसके पास क्या है, इसका जो कन्फिगरेशन है, जिंक है, कैडमियम है, और तो यहाँ पे D10 कन्फिगरेशन है। तो D10 कन्फिगरेशन इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस केस में भी क्या होता है, इसका जो कन्फिगरेशन है क्या है, D10 है। जब D10 कन्फिगरेशन है तो ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। और डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन में, इसलिए क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे जिसके पास क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या फिर उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में उसका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके बाद इसका जो बी क्वेश्चन को हम देखते हैं, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ CO2 प्लस बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CO एंड CO2 प्लस। तो CO और CO2 प्लस का हमको क्या लिखना है, कोबाल्ट 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3D7 4s2, और जब CO2 प्लस है तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, 3D7 4s0। यहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और अगर इसका हम बनाए बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनाते हैं हम, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से, ये बॉक्स डायग्राम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे D7 कन्फिगरेशन है। तो D7 कन्फिगरेशन में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है n प्लस, स्टैटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2। तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 3 × 5√15, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, √15, और इसका जो वैल्यू होगा 3.87 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 3.87 या 3.8 इसका वैल्यू होगा। इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो और वाला क्वेश्चन में क्या, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का क्या लिखना है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो कोई 3-4 लिखना होगा आपको डिफरेंस, तो ये लिख लीजिएगा। उसको देख करके आप देख लीजिए कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो डिफरेंस है यहाँ पे मेंशन है, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गिव रीजन एंड सेलेक्ट द वन एटम और आयन विच विल एग्जिबिट आस्क प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे स्कैंडियम 3+ और क्या है, स्कैंडियम 3+ और क्रोमियम 3+। तो इसमें डायामैग्नेटिक कौन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम 3+ का कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d0। तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है डायामैग्नेटिक। तो इसका आंसर क्या होगा, डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद इसी में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है क्या, जो क्रोमियम और कॉपर में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो ग्राफ से देख सकते, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ, उसमें क्रोमियम का सबसे ज़्यादा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम इसका आंसर होगा, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। 37 क्वेश्चन नंबर, आउट ऑफ tert butyl alcohol and n butyl alcohol which will undergo acid catalyzed mechanism and why। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, tert butyl alcohol और यहाँ पे tert butyl alcohol और क्या है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें जो टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल और एन ब्यूटाइल अल्कोहल में एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन किस में होगा, तो एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन हो सकता है। यहाँ पे ये इसका जो एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, एक रीजन। और अगर जब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है अल्कीन बनेगा, तो अल्कीन यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिग्री में जो अल्कीन बनेगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्कीन बनेगा वो क्या है, इसका यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा है H है, तो इसका हाइपर कंजुगेशन क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ये प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू इससे क्या है, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है अल्कीन बन रहा है, ये अल्कीन क्या है, इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, तो ये क्या बनेगा, यही क्या होगा सबसे पहले मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे बेटर कार्बोकेटायन बन रहा है, तो सबसे पहले यही रिएक्शन पहले शो करेगा, यही फास्टर रिएक्शन शो करेगा। एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म में ये फास्टर शो करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन जो बनता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। इसके यहाँ जो अल्कीन बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जो अल्फा H जो है, यहाँ पे अल्फा H इसका कितना है, 2 अल्फा H है, तो 2 हाइपर कंजुगेशन बनेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इस यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा बनेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है उसके अनुसार जो प्रोडक्ट है, तो ये फास्टर रिएक्शन होगा। बी, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन करना है। तो पहला कन्वर्जन क्या है, फेनॉल से हमको क्या बनाना है, सैलिसल्डिहाइड। फेनॉल से हमको सैलिसल्डिहाइड बनाना है, सैलिसल्डिहाइड बनाना है। तो सैलिसल्डिहाइड फेनॉल से हम बनाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है राइमर टाइमर रिएक्शन। जब इसको हम फेनॉल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, जब फेनॉल को हम ट्रीट करेंगे CHCl3 प्लस KOH एक्वस KOH, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा मेरा सैलिसल्डिहाइड। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो ये हो गया फर्स्ट कन्वर्जन। दूसरा क्या था, दूसरा कन्वर्जन में ब्यूटाइल क्लोराइड से हमको क्या बनाना है, टार्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो यहाँ पे टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बनाते हैं पहले। जब इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, इसको पहले हम ट्रीट करते हैं एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे OH। अब क्या किए, अब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर दिए हैं, अब इसको हम ट्रीट कर दिए किसके साथ, CH3 C2H5, इसको ट्रीट किए हैं C2H5ONA के साथ। तो जब इसको हम C2H5ONA के साथ ट्रीट किए हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये टार्ट
यहाँ पे बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। जब इसको हम सोडियम इथोक्साइड के साथ हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये विलियमसन रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं बनता है। उसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड इसका जो थर्ड है वो प्रोपीन से हमको क्या बनाना है, प्रोपीन से हमको बनाना है प्रोपानॉल। तो प्रोपीन से प्रोपानॉल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोपीन CH3 CH2 CH2, ये क्या है प्रोपीन। जब इसको हम ट्रीट करेंगे B2H6 और इसको जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे B2H6 उसके बाद क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा बन जाएगा प्रोपानॉल। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से इसका प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CH2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपीन को हम प्रोपीन से हम क्या बना सकते हैं, प्रोपेन 1ऑल बना सकते हैं। प्रोपीन से क्या बनाते हैं हम, प्रोपेन 1ऑल। उसके बाद और में देखते हैं तो ये क्या है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिखना है। तब पहला स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो तीनों स्टेप लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा क्या है न्यूक्लियोफिल, सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ, सेकेंड स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाने के लिए सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म इसको लिखना है डिहाइड्रेशन का। उसके बाद बी प्रिडिक्ट द रिएजेंट टू कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो रिएजेंट को प्रिडिक्ट करना है। तो फेनॉल से हमको क्या बनाना है, फेनॉल से हमको बनाना है बेंजोक्विनोन। फेनॉल से हमको क्या बनाना है, फेनॉल टू बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, फेनॉल से हमको क्या बनाना है, फेनॉल से हमको क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन। फेनॉल से हमको क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन। तो ये क्या है, बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 के साथ हम जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। उसके बाद एनिजोल को हमको किसके से, एनिजोल से हमको क्या कन्वर्ट करना है, पारा ब्रोमो एनिजोल, पारा पी ब्रोमो एनिसोल। तो पी ब्रोमो एनिसोल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करना होगा, हमको पी ब्रोमो एनिसोल बनाने के लिए इसको हमको ट्रीट करना होगा। एनिसोल को हमको ट्रीट करना होगा 2FeBr3। तो इसके साथ हमको ट्रीट करना होगा किसको, ब्रोमीन को हमको ट्रीट करना होगा FeBr3 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पारा पोजीशन में क्या लगेगा, ब्रोमीन। थर्ड जो है, फिनॉल को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फिनॉल को हमको कन्वर्ट करना है 2,4,6 तो यहाँ पे क्या लेंगे, Br2 और यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे क्या, ऑर्थो में क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ऑर्थो में Br लगेगा, पारा में Br लगेगा, और कहाँ जितना भी ऑर्थो पारा पोजीशन है वहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। यहाँ भी Br लगेगा, यहाँ भी Br लगेगा। तो